नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इंश्योरेंस और हम। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, जब भी हम कोई महंगी गाड़ी खरीदते हैं या अपना घर बनाते हैं या शॉप लेते हैं, ऑफिस खोलते हैं, यहाँ तक कि कोई महंगा मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, तो सबसे पहले जो बात हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आती है वो ये कि हमें इसका इंश्योरेंस कराना चाहिए। हमने इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, हमने बहुत पैसा खर्च करके महंगी गाड़ी खरीदी है, तो हमें इसका इंश्योरेंस कराना चाहिए। घर बनाया है तो हमें इसका इंश्योरेंस कराना चाहिए। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं दर्शकों कि ये जो हमारा बेशकीमती जीवन है, ये जो हमारा अनमोल जीवन है, जो न सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी है बल्कि हमारे परिवार के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्यों ना इसका इंश्योरेंस हम सबसे पहले कराएं। तो आज दर्शकों इसी विषय पर आपको जानकारी दी जाएगी कि आखिर इंश्योरेंस होता क्या है और अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस कराना, अपने प्रियजनों की जिंदगियों का इंश्योरेंस कराना आखिर क्यों जरूरी है, क्या क्या इसके फायदे आपको मिल सकते हैं भविष्य में, ये सारी जानकारी आज आपको इस कार्यक्रम के जरिए दी जाएगी। तो चलिए कार्यक्रम को हम शुरुआत कर रहे हैं और मिलकर के हम स्वागत करेंगे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट पुनीत गुप्ता जी का, जो कि MDRT सर्टिफाइड हैं, LIC गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिनको 2 बार गोल्ड मेडल से नवाजा जा चुका है और लगभग 28 सालों से इसी फील्ड में अपनी सेवाएं आप लोगों को दे रहे हैं अपनी टीम के साथ मिलकर। ऐसे खास व्यक्ति पुनीत गुप्ता जी से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। तो चलिए आप और हम मिलकर पुनीत जी का स्वागत करेंगे। नमस्कार पुनीत जी, बहुत आपका स्वागत है। पुनीत जी, चूंकि आज का हमारा ये कार्यक्रम इंश्योरेंस का है और आप LIC में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत डीप नॉलेज आप इंश्योरेंस की रखते हैं, सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आप हमें इंश्योरेंस टर्म को समझाएं, क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि हमें इंश्योरेंस कराना चाहिए, LIC पॉलिसी लेनी चाहिए, लेकिन आखिरकार ये होता क्या है, क्यों जरूरी है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें समझाएं। देखिए चित्रा जी, इंश्योरेंस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही बड़ा एक विषय है जिसको लोग या तो समझते नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं। इंश्योरेंस का मतलब है, अगर आम भाषा में बात करें, 2 चीज़ों से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक तो आदमी की जिंदगी में छतरी और दूसरा पानी की टंकी। देखिए, इंश्योरेंस का मतलब है कि कभी भी आपको इमरजेंसी में कभी पैसे की जरूरत है, या आप रहे या नहीं रहे, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, तो जैसे छतरी आपको बारिश से बचाती है, ऐसे ही इंश्योरेंस आपको किसी भी तरह के पैसे की दिक्कत से ना हो उससे बचाता है। दूसरा पानी की टंकी मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब आप जीवन भर पैसा कमाते हैं, तो जैसे हम लोग जब पानी का फ्लो ठीक आ रहा होता है घर में, तो पानी की टंकी में हम उस पानी को इकट्ठा करते हैं कि जब घर में पानी नहीं होगा या जब उस पानी की आवश्यकता होगी तो आप नल से उस पानी को निकाल लेंगे। ऐसे ही जब आप पैसा कमा रहे होते हैं, जब आप ठीक होते हैं, आप स्वस्थ होते हैं, तो आप उस पैसे को इंश्योरेंस के माध्यम से उस पैसे को सेव करते हैं। जब आपको उस पैसे की जरूरत होती है, जब आपको आपके परिवार को उस पैसे की जरूरत होती है, तो वो उस तरीके से थोड़ा थोड़ा निकाल के अपना समय और अपना परिवार को चला सकता है। यही एक आम भाषा में इंश्योरेंस की परिभाषा है। जी चलिए पुनीत जी, ये तो हमें समझ में आ गया कि आखिरकार इंश्योरेंस होता क्या है और किस लिए ज़रूरी है। जिस तरह से आपने कहा कि हम धीरे धीरे करके जो पैसा जमा करते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है, हमारे जीवन को ज़रूरत है या हमारे घर में किसी फैमिली मेम्बर को ज़रूरत है, तब वो पैसा LIC का जो होता है वो इंश्योरेंस के रूप में हमारे काम आता है। अब सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि LIC की जो हम पॉलिसीज़ वगैरह लेते हैं, जो हम इंश्योरेंस कराते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? क्योंकि मूलतः लोग जो हैं पॉलिसी लेना भी चाहते हैं, इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि इसका प्रीमियम हमें कितना देना होगा, कितना पैसा हमें भरना होगा, या क्या क्या इसकी टर्म्स और कंडीशंस होंगी, कहीं कोई ऐसी टर्म कंडीशन तो नहीं जो हम फुलफिल ना कर पाएं, और अगर कल को हम खुदा ना खास्ता नहीं रहते हैं तो क्या पूरी तरह से बेनिफिट हमारे फैमिली मेंबर्स को मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो ये जो कंफ्यूजन लोगों के जहन में है और मेरे भी जहन में है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इसको आप क्लियर करें। सबसे पहले आप ये बताएं कि इसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए LIC को लेने का। देखिए मैम, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का जो प्रोसीजर होता है, उससे पहले जरूरी है कि आप पहले अपने लाइफ में गोल तय करें। इंश्योरेंस लेने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि इंश्योरेंस का पर्पस क्या है, आपको उस इंश्योरेंस की जरूरत है भी या नहीं। सबसे पहले आप इंश्योरेंस की कोई भी स्कीम या पॉलिसी पसंद करने से पहले अपनी लाइफ के गोल्स आप तय कीजिए कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसकी शादी या उसकी एजुकेशन के लिए आपको पॉलिसी की ज़रूरत है, या आप अपनी पेंशन के लिए कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं
उसके लिए उस पर्पज से आपको कोई फंड की ज़रूरत है, या आपको इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो गया साल में, 2 साल में, 4 साल में, तो मेरे पास 2 लाख 5 लाख रुपए एकदम इमरजेंसी फंड। तो पहले मैम आपका एक पर्पस होना चाहिए, पहले आप पर्पस डिफाइन कीजिए, उसके बाद आप प्लान पसंद कीजिए, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी और आपके मन में कोई डर भी नहीं रहेगा। तो पुनीत जी, जिस तरह से आपने अभी समझाया हमें और हमारे दर्शकों को कि सबसे पहले एक पर्पस होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए कि आपको किस तरह का इंश्योरेंस लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, हम अपने लाइफ का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों को जहन में रखना है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको दिमाग में रखना है और उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये आप समझाएं। देखिए, कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए या उसको पसंद करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। देखिए, आप अपने लिए एक इंसान हैं, है ना, आप दुनिया के लिए एक इंसान हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। इस बात को समझते हुए ये सोचना चाहिए कि अगर कल को मैं नहीं हूं तो मेरे पीछे किस किस को क्या क्या नुकसान होगा, बच्चों की एजुकेशन कैसे पूरी होगी, माँ बाप की दवाई कैसे आएगी, या मेरी जो पत्नी है या जो मेरा स्पाउस है उसका जीवन जो है कैसे आगे व्यतीत होगा। तो उस तरीके से पहले अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू हमें निकालनी चाहिए और ये तय करना चाहिए कि कितना हमारा ह्यूमन लाइफ वैल्यू है और कितना हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंश्योरेंस लेने के लिए टर्म इंश्योरेंस और बहुत तरह की स्कीम्स होती हैं, जिस हिसाब से आपका बजट है उसी तरह से आपका एडवाइज़र उसको आपको सेलेक्ट करा देगा। आप अपना बजट बताएंगे, आप कितना इंश्योरेंस चाहते हैं। हाँ, लेकिन 2-3 चीज़ें आपको जरूर इंश्योरेंस के टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी इंश्योरेंस लेते वक्त आपकी लाइबिलिटी क्या क्या है। अगर आपने कोई घर का लोन लिया है तो वो, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन, आपकी वाइफ यंग है तो उसकी आगे की परवरिश, अगर आपके घर में माँ बाप हैं तो अगर आप उनकी एक एवरेज एज के हिसाब से उनको कितना हर महीने का खर्चा चाहिए, ये सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, सही मायने में लाइबिलिटी को हैज करना ही इंश्योरेंस होता है। तो उन सब चीज़ों को मायने रखते हुए ही आपको इंश्योरेंस की कैलकुलेशन करनी चाहिए या करवानी चाहिए। जी, और साथ में ये चीज़ और पुनीत जी, मैं आपसे समझना चाहूँ कि जब भी हम इंश्योरेंस प्लान कोई भी लेने की सोचते हैं या लेना चाहते हैं, तो मिनिमम कितने से प्लान स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचता है, और मंथली जो उसका हमें पे करना होता है या स्टार्टिंग में जो हमें पे करना होता है उसका रेशियो क्या होता है? मैडम, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। कई बार इंश्योरेंस या इंश्योरेंस एडवाइजर को लोग देख के समझते हैं कि 2-4 लाख की ग्रे आ गई। जी। अभी ये रिश्तेदार ही हमारे साले साहब हैं, हम जीजा जी हैं, कुछ कह तो पाएंगे नहीं, अभी आके बैठ गए, बोले 1 लाख का चेक दे दो। लेकिन मैम ऐसा नहीं है। आप 100 रुपये महीना, 50 रुपये महीना से भी इंश्योरेंस, आप 100 रुपये महीना और 50 रुपये महीना से भी इंश्योरेंस शुरू कर सकते हैं। 10 रुपये रोज से भी आप शुरू कर सकते हैं। बहुत तरह की स्कीम है, बहुत कंपनीज की। और आप जैसे जानते ही हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम गवर्नमेंट की नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी है, उसमें तो हर गरीब से गरीब आदमी के लिए भी इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं। तो आप जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से आप जो है इंश्योरेंस पॉलिसी पसंद कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक बात कही, इंश्योरेंस पॉलिसी पसंद करते वक्त सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरी वैल्यू कितनी है, और या अगर कल को मैं नहीं हूं तो मेरे परिवार का खर्चा कितने पैसों से चलेगा, उसके हिसाब से हमें पॉलिसी पसंद करनी चाहिए। जी, और बहुत सारे लोग पुनीत जी इस बात को लेकर भी डर जाते हैं कि मान लीजिए हमारी मंथली इनकम बहुत कम है, मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो महीने में 10 या 12 हज़ार रुपये कमाता है, लेकिन फिर भी अपनी इंश्योरेंस वो कराना चाहता है या अपनी फैमिली का इंश्योरेंस वो कराना चाहता है, तो क्या पॉसिबल है कि बहुत स्मूथली वो इंश्योरेंस प्लान कर सके और इंश्योरेंस को बेयर कर सके? बिल्कुल बिल्कुल जी। हर बजट की पॉलिसी है, हर व्यक्ति के लिए पॉलिसी है, लेकिन बस ये है कि आप ठीक आदमी के पास जाके उसे ठीक से समझें। मैं ये मान ही नहीं सकता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कमाता है उसके लिए पॉलिसी नहीं है। सबके लिए पॉलिसी है और हर बजट की पॉलिसी है, कोई घबराने की बात नहीं है। किसी को कभी भी कुछ अगर सलाह करनी है तो मुझे फ़ोन कर सकता है, मैं समझाऊंगा उसको। जी, और दूसरी बात ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो लोग अवेयर हैं भी इसको लेकर और इंश्योरेंस करा चुके हैं बहुत से लोग, तो क्या इसको बार बार रिन्यूअल की ज़रूरत पड़ती है, या एक बार हमने कोई प्लान ले लिया तो वो ही साल दर साल चलता रहता है? मतलब किस तरह से इसका पूरा जो है प्रोसीजर इसका चलता है आगे? बहुत ही अच्छा सवाल है मैम। देखिए, इंश्योरेंस भी आपकी बाकी आवश्यक चीज़ों की तरह ही है जो लाइफ में चलनी चाहिए या जो लाइफ में चलती हैं। जैसे आपका दूध है, कपड़े हैं, नेसेसरी और भी घर है, तो जैसे उनको रेम्यूनरेशन की ज़रूरत पड़ती है या उनको जो है समय समय पर बदलने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही आपको इंश्योरेंस या इंश्योरेंस पॉलिसी को भी हर 5 साल में, हर 3 साल में उनको देखना चाहिए। और आपको जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपको हमेशा लगेगा कि मेरा इंश्योरेंस कम है,
तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे आपको इंश्योरेंस भी बढ़ाना चाहिए और हर 3 साल 5 साल में अपनी फाइल को निकाल के चेक करना चाहिए। चलिए, तो बहुत ज़रूरी है अपडेशन। अगर आपने ऑलरेडी ये पॉलिसी ले रखी है, इंश्योरेंस आपने करा रखा है, तो हर 3 साल में 5 साल में बहुत ज़रूरी है कि आप फाइल निकाल के एक बार चेक करें और क्या इसको कंटिन्यू करना है या इसको बढ़ाना है, इस बात को सोचना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए जैसे रुपए की इन्फ्लेशन होती है, ऐसे ही पॉलिसीज में भी होता है। जो वैल्यू आज आपने कोई पॉलिसी ली 10 लाख रुपए का रिस्क कवर लिया, उसका प्रीमियम दे रहे हैं, तो जो वैल्यू आज 10 लाख की है, आप खुद समझते हैं कि 5 साल के बाद वो 10 लाख की वो वैल्यू नहीं रहेगी और 20 साल बाद जब वो पॉलिसी का टर्म आएगा खत्म होने का, तब तक तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रहेगी या बिल्कुल आज के 2-3 लाख रुपए के बराबर वैल्यू रहेगी। तो इसलिए पॉलिसी को रिवैल्यूट करना और अपने फंड्स को रिवैल्यूट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ठीक है पुनीत जी, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए हमारे दर्शकों को समझाएं। मान लीजिए किसी ने 2 लाख की पॉलिसी ली है, तो उस पॉलिसी को लेने का क्या तरीका होना चाहिए और मंथली उसमें हम कितना % जो है पे करेंगे और स्टार्टिंग में हम कितना इंस्टॉलमेंट या कितना एक मुश्त अमाउंट हमें देना होगा, ये थोड़ा सा आप एग्जाम्पल के तौर पे हमें समझा दीजिए तो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर डिफाइन हो जाएंगी। देखिए, 2 लाख आपने बोल दिया, बहुत सारे दर्शक तो घबरा जाएंगे 2 लाख सुन के। देखिए, इंश्योरेंस में 2 चीज होती हैं, एक कितने का आपने रिस्क कवर लिया है और कितना आपको प्रीमियम देना है। तो 2 लाख की पॉलिसी से जो बड़े लोग होंगे वो समझेंगे कि प्रीमियम 2 लाख है और जो मेरे जैसा गरीब आदमी होगा वो समझेगा कि सम एश्योर्ड 2 लाख है, जिसका प्रीमियम मुश्किल से 8-9 हज़ार या 10,000 रुपये आएगा। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है, मैंने फिर बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने अमाउंट की पॉलिसी लेनी है, उसके हिसाब से उसका प्रीमियम तय होता है। और मैम, आज की तारीख में अगर किसी आदमी की 25-26 साल कमाना शुरू करा है, 30 साल उसकी आयु है और वो 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी चाहे तो 18-20 हज़ार रुपए में भी उसको 18-20 हज़ार रुपए साल जी भी उसको पॉलिसी मिलती है। तो पॉलिसी अपनी अपनी इच्छा और अपनी अपनी पसंद के हिसाब से। चलिए, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर पुनीत जी ने हमें समझा दी है कि अपनी इच्छा और अपने इनकम बजट, अपने पॉकेट के हिसाब से आप जो है पॉलिसी ले सकते हैं, बेयर कर सकते हैं। जो लोग घबराते हैं पॉलिसी का नाम सुन के, इंश्योरेंस का नाम सुन के कि पता नहीं कितना हमें मंथली इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, कितना हमें स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, बाद में देना पड़ेगा, तो ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। बहुत ईजी प्रोसीजर इसका होता है। डिटेल आप और जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, इस पर कॉल करके आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं या अगर आप इंश्योरेंस लेना भी चाहते हैं तो भी आप इन्हीं नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पुनीत जी, मार्केट में इतनी सारी इंश्योरेंस की कंपनी है कि जब एक इंसान बैठता है और सोचता है कि अब मुझे टाइम आ गया है कि अब मुझे अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराना है या अपनी फैमिली का इंश्योरेंस कराना है या बच्चों की एजुकेशन को लेकर इंश्योरेंस कराना है, उनके फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो मैं किस तरफ जाऊं? हर कंपनी अपने आप में बेस्ट क्लेम देती है, लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगी कि इन सभी कंपनीज के बीच में LIC को लेना क्यों जरूरी है और LIC को ही हम बेस्ट क्यों माने? देखिए, LIC का मतलब है भारत सरकार, LIC का मतलब है विश्वसनीयता, LIC का मतलब है ड्यूरेबिलिटी। मैं लगभग 93 से मेरे पास LIC की एजेंसी और LIC का काम मैं कर रहा हूँ। लगभग 12,500 के करीब परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं अपने जीवन में लगभग 200 लोगों का क्लेम, कोरोना से अगर पहले की बात करें तो लगभग 200 लोगों के मैंने डेथ क्लेम प्रोसीड कराए हैं और पिछले के 8-9 महीने में मैंने अपने बहुत ही 42-43 लोग अपने बहुत ही प्रिय खोए हैं। LIC में आज तक कभी किसी को क्लेम की दिक्कत नहीं आई, कभी किसी को कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। LIC, अगर मैंने अपनी एक पॉलिसी ली ये सोच के कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, ऑफिसों के धक्के नहीं पड़ेंगे, ये नहीं पता पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल निश्चिंता के साथ में आदमी पॉलिसी लेता है और उसी निश्चिंता को LIC व्यवहार में भी रखती है और बिगड़ किसी परेशानी के बिल्कुल हैसल फ्री लोगों के क्लेम मिलते हैं। दूसरी बात मैम, देखिए, कट कर लीजिएगा उसको हमारे से को। दूसरी बात ये है, जब मैं छोटा था तो मैं अपने पिताजी से पूछता था कि कोई भी चीज़ अगर सेलेक्ट करनी है तो कैसे सेलेक्ट करो, तो मुझसे कहते थे भैया राय तो आप कुछ भी दे दो, लेकिन जब अपना नंबर आए तो बेस्ट चीज़ लेनी चाहिए। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो आज भी 25, 26, 27 कंपनियां हैं प्राइवेट, लेकिन LIC जो है नंबर 1 पे है, 74% मार्केट स्टेक रखती है और क्लेम भी 98.99% के करीब है और इसलिए LIC के अलावा दूर कहीं जाने का सोचा ही नहीं। और एक और बात है,
अगर सच में कोई दूसरी कंपनी और अच्छी होती तो मैं शायद उसका भी एडवाइजर होता। मुझे कोई दूसरी इससे अच्छी नहीं मिली और मुझे इससे ज़्यादा समझ भी नहीं है, तो मेरी समझ के हिसाब से LIC बेस्ट है, इसलिए हम वही करते हैं और वही समझाते हैं। और LIC की एक और खास बात है, LIC के पास हर बजट की पॉलिसी है। प्राइवेट कंपनीज के पास हम जाते हैं तो वो 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए की प्रीमियम की बात करते हैं। जैसा भी आपने पहले भी पूछा था, LIC में हर व्यक्ति के लिए, रिक्शा चलाने वाले के लिए, पैदल चलने वाले से लेके हवाई जहाज उड़ाने वाले और हवाई जहाज रखने वाले तक के लिए पॉलिसी है, हर बजट की पॉलिसी है, पूरा विश्वास है, इसीलिए LIC बेस्ट है और LIC ही लेनी चाहिए। चलिए दर्शकों, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों LIC बेस्ट है। हर वर्ग का इंसान इसको बेयर कर सकता है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा LIC की पॉलिसी ले सकता है, इसका इंश्योरेंस करा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी टर्म्स कंडीशन बहुत ईजी होती हैं, कोई भी ऐसी बात इसमें नहीं है जो आपको परेशान करेगी। और डेथ क्लेम की जिस तरह से पुनीत जी अभी आपने बात कही, वाकई में कई बार ऐसा होता है कि लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं और जब क्लेम लेने की बात आती है तो लोगों को ऑफिसेस के बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कई बार जो है बात झगड़े तक पहुंच जाती है, लेकिन लोगों को फिर भी क्लेम जो है ईजिली नहीं मिल पाता है। तो ये जो क्लेम कहीं ना कहीं अटक जाता है, ईजिली आपको नहीं मिल पाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं अपने सारे दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा, मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि लोगों को परेशानी होती है, तो आप बेझिझक बिगर किसी सोचे विचार के आप तुरंत हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे ऑफिस में मेरी पूरी एक डेडिकेटेड टीम है जो पूरा का पूरा क्लेम्स का ही काम देखती है। तो आप, और उसका कोई फीस नहीं है, उसकी कोई चार्जेस नहीं है, हम ये सेवा भाव में करते हैं। और तो आप इस चीज़ से मैम बिल्कुल मत घबराइए, या हमारे दर्शक बिल्कुल ना घबराएं कि आने वाले समय में हमने आज पॉलिसी ली है तो कल को कोई परेशानी आने वाली है। हमारे होते हुए आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और ये LIC भी और सारी कंपनियां कोशिश करती हैं कि उसके निवेशक को या उसके पॉलिसी होल्डर को कोई दिक्कत ना आए और क्लेम समय पे मिले। समस्या होती है, क्लेम का फॉर्म नहीं भरना होता है, या उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, डेथ क्लेम सर्टिफिकेट या कुछ चीज़ें हैं जो ग्राहक के पास नहीं होती है या उसके नॉमिनीज के पास नहीं होती है। कई बार तो पॉलिसी बॉन्ड ही नहीं होता है। तो इस तरह की कुछ समस्याएं आती हैं। पेमेंट के लिए ना LIC कभी मना करती है ना दूसरी कंपनी। जी, तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है। अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है या आप लेने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत सामने आ रही है, तो स्क्रीन पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं, जो आप डिटेल्स देख रहे हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने जहन में जितने भी आपके सवाल आ रहे हैं, वो सारे सवालों के जवाब इन नंबर्स के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी डाउट आपके मन में है पॉलिसी को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर, या किसी तरह के कोई फंड को लेकर, या किसी तरह के कोई क्लेम को लेकर, तो आप इन्हीं नंबर्स पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा पुनीत जी, इंश्योरेंस किस किस तरह के होते हैं, किस किस तरह से हमें लेने चाहिए, कम से कम कमाने वाला व्यक्ति भी इंश्योरेंस को बेयर कर सकता है, ये सारी बातें हमें आपसे बात करके बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये समझना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी आप समझाएं कि इंश्योरेंस पॉलिसी और म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसमें क्या अंतर है? देखिए, दोनों चीज की कोई तुलना ही नहीं है। इंश्योरेंस मतलब है आपकी टेंशन खत्म होना, म्यूचुअल फंड है मतलब आपकी टेंशन शुरू होना। तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। कुछ लोग, कुछ टीवी, कुछ लोग, बड़े लोग बताते हैं ऐसा कि जो है पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, या ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है, या मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सबसे पहले आदमी का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप गरीब आदमी हैं, आपके पास कम पैसे हैं, तो ज़रूर इंश्योरेंस होना चाहिए। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जब आप इंश्योरेंस ले चुके हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले चुके हैं, बाकी सब नेसेसिटी आप पूरी कर चुके हैं, और उसके बाद आप सोचते हैं कि मुझे अब इन्वेस्टमेंट करना है या पैसे से पैसा बनाना है, तब म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स या दूसरी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आदमी की प्राथमिकता जो है वो लाइफ इंश्योरेंस है या फिर मेडिक्लेम है। यही फ़र्क है सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड्स और LIC में या इंश्योरेंस पॉलिसी में। अच्छा सर, जब भी हम इसका कोई एडवर्टीजमेंट टीवी पर देखते हैं या फेसबुक पर कोई हम सुनते हैं या देखते हैं, तो इसमें एक चीज़ बार बार जो है दिखाई जाती है, बताई जाती है, उसमें ये कहा जाता है कि इंश्योरेंस जो है, बीमा जो है, वो आग्रह की विषय वस्तु है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? मैडम, ये बहुत ही समझने वाली बात है। इसमें जो गवर्नमेंट कहती है या जो IRDA कहता है कि आग्रह का विषय वस्तु है, इसमें दोनों लोगों का आग्रह है। कंपनी का भी आग्रह है और वो जो एडवाइज़र है उसके लिए भी आग्रह है। और जो जिस चीज़ से लोग डरते हैं उस सवाल का भी इसमें जो है उत्तर है।
हमारे हिंदुस्तान में लोग बाग बहुत ही आराम से इंश्योरेंस नहीं खरीदते, क्योंकि वो इंश्योरेंस के बारे में या बीमे के बारे में अवेयर ही नहीं है। तो इसलिए IRDA कहता है कि जो कंपनी है या जो कोई बैंक है या जो एडवाइजर है, वो केवल जाके अपने ग्राहक से आग्रह करे, उसको गाइड करे, उसको समझाए कि आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर प्रेशर में, कमीशन से या किसी भी लालच से आपको पॉलिसी नहीं बेच सकता है। कोई बैंक वाला आपको ये नहीं कह सकता कि जी मैं आपकी लिमिट नहीं बनाऊंगा, आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, या मैं आपका ये काम नहीं करूंगा, आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। इसीलिए ही ये शब्द कहा जाता है कि इंश्योरेंस जो है सब्जेक्ट ऑफ द सॉलिसिटेशन, और बीमा जो है वो आग्रह का विषय है कि हम लोग आपसे आग्रह करें कि जी आपकी परिवार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बीमे की, इसीलिए आपका बीमा होना चाहिए। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने लिए एक सुटेबल पॉलिसी लें। यही कहने का तात्पर्य है कि बीमा जो है आग्रह की विषय वस्तु है। यही हिंदुस्तान में समझा जी, जाता है। यानी यहाँ पर किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बीमा जो है केवल रिक्वेस्ट की जानी चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती या कोई कमीशन नहीं होना चाहिए उसके बीच में, कोई लालच नहीं होना चाहिए जी। ये इसमें समझने की बात है। जी, अच्छा, एक चीज़ इससे जुड़ी हुई और मैं पूछना चाहती हूँ कि जब हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो इसके साथ साथ एक चीज़ और दिखाई जाती है, और वो होता है डिस्क्लेमर। और वो इतना स्पीडली बोला जाता है, इतना फास्ट वो चलता है कि हमें वर्डिंग समझ में नहीं आते कि आखिर डिस्क्लेमर में बोला क्या गया है। तो वो डिस्क्लेमर लगाने का क्या रीज़न है? ये बहुत अच्छी बात है मैम, लेकिन मेरे अपने से 28 साल के कैरियर में मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी में कभी भी डिस्क्लेमर नहीं देखा। डिस्क्लेमर आता है म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि उसमें आपके पैसे से कोई और लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। आपके साइन के बाद, आपकी परमिशन के बाद में आपका POA लेते हैं, मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी लेते हैं। उसके बाद वो पैसा जो है शेयर मार्केट में लगाते हैं, उसका जो नुकसान होता है वो आपको बियर करना होता है, उसमें डिस्क्लेमर होता है। LIC में या किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में कभी भी डिस्क्लेमर नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ बातें उसमें भी नियम कानून लिखे जाते हैं जिस पर आप साइन करते हो। उसमें ये जरूर लिखा होता है कि जो भी तथ्य आपने इस पॉलिसी को लेते वक्त बताए हैं, अपनी हाइट, अपना वेट, अपना फैमिली हिस्ट्री, वो सब आपने सही बताए हैं। आपकी सबसे पहली चीज देखी जाती है हेल्थ। ऐसा ना हो कि आप सिगरेट पीते हो, आपने उसमें छुपा लिया हो, आप मदिरा पान करते हो, उसमें आपने छुपा लिया हो, या आपके घर में जो है एज का जो एवरेज है वो बहुत कम है, वो आपने छुपा लिया हो। तो LIC या इंश्योरेंस पॉलिसीज में डिस्क्लेमर नहीं होता, लेकिन एक कमिटमेंट जरूर होता है बाद में 8-10 लाइन का, जिसमें लिखा होता है कि मैंने इस फॉर्म को भरते वक्त जो जो चीजें मैंने इसमें लिखी हैं वो मेरे ज्ञान में बिल्कुल सही हैं। तो इसलिए इंश्योरेंस लेते वक्त ये घबराने की जरूरत नहीं है कि इसमें वो बारीक बारीक क्या लिखा हुआ है, उसमें कोई डिस्क्लेमर नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स या और जो इन्वेस्टमेंट होती हैं उनमें जो है डिस्क्लेमर जरूर होता है, व्यवधानिक चेतावनी। ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसीज में नहीं होता है। जी, यानी जो डिटेल्स हम इसमें भरते हैं, इसमें फॉर्म में जो हमें डिटेल्स अपनी भरनी होती है वो बिल्कुल आपको सही सही भरनी है। किसी प्रकार का कोई झूठ नहीं इसमें लिखना है, या किसी चीज़ को छुपाव इसका नहीं रखना है, कोई चीज़ छुपानी नहीं है। जो चीज़ क्लियर कट है वो क्लियर कट फॉर्म आपको भरना है, तो फिर आपको डरने की किसी प्रकार से कोई भी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करें दर्शकों कि आज इंश्योरेंस को लेकर जो भी बातचीत की गई है, जो भी बातचीत आपको समझाई गई है, जिस तरह से पुनीत जी ने आपको हर एक पॉइंट को लेकर अवेयर किया है, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर आपने अभी तक अपना इंश्योरेंस नहीं कराया है, अपने फैमिली मेंबर का इंश्योरेंस नहीं कराया है, तो अब ये प्रोग्राम देखने के बाद आप जरूर इंश्योरेंस को कराएंगे। और अगर आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं या उससे जुड़ी कोई भी बात आप जानना चाहते हैं, कोई भी डिटेल्स आप समझना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन्हीं नंबर्स पर आपको कॉल करना है, इन्हीं नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना है। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को यहां पर विराम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों।